ख्याति के बारे में हम लोग जाना था कि ख्याति का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं क्या है, स्वभाव क्या है। तो जब पुनर्निर्माण की बात हो, रिकंस्ट्रक्शन की बात हो, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन पहले से होगा तभी ना, क्योंकि किसी भी चीज को दोबारा बनाने का मतलब यही कि वो चीज पहले से कुछ ना कुछ होगा तभी। तो जिस आधार का लाभ जिस अनुपात में कम हो रहा है उसी अनुपात को हम लोग, तो इस वजह से विनियोग जो घटता बढ़ता रहता है, उस घटने बढ़ने की वजह से अगर मान लीजिए घट गया तो हानि हो जाएगा ना। ठीक है, यहां से आप देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक जो भी बातें, ये सारी की सारी बातें क्या, ये सारी की सारी बातें। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए हैं आपके पास। अभी तक हम लोग जो है एसएम शुक्ला सीरीज लेकर के चल रहे हैं, उसमें काफी क्वेश्चंस को हमने आपको करा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है ना बात। आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा उसके आगे की बात करेंगे और आज हम लोग साझेदारी फर्म के पुनर्गठन, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरी होता है, उन सभी क्वेश्चन को जानेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने के लिए। और हमने आपको बताया भी है कि ये एसएम शुक्ला सीरीज पूरी तरह से इस चीज को लेकर के चल रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जिसका इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार आएगा। अगर आपने इस सीरीज को अच्छे तरीके से लगा लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अच्छे तरीके से याद कर लिया, तो हम यकीन मानिए आपका थ्योरी का लगभग सारा तैयारी हो जाएगा। और इस चीज का कॉन्फिडेंस हम लेने के लिए हम बार बार बोलते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी इसको मैच करा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो सब आपको वहां पे मिलेंगे और बार बार मिलते रहेंगे। ऐसे ही टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। इसको आज हम लोग क्या देखना है, तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा। तो पिछले वाले हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि ख्याति के बारे में हम लोग जाना था कि ख्याति का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं क्या है, स्वभाव क्या है, जिसमें हमने आपको 4 प्रकार के स्वभाव बताया था, बिल्ली के, कुत्ते के, चूहे के और लास्ट में खरगोश वाला भी बताया था, क्योंकि एसएम शुक्ला में वो होता नहीं है लेकिन फिर भी हमने बताया था कि ये भी प्रकार की ख्याति होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक जाना था, जिसे हम लोग ख्याति के मूल्य को निर्माण करने वाले कारक भी जानते हैं, उसको भी हम लोगों को समझा था। और फिर हम लोगों ने जो है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को जाना था, जो एसएम शुक्ला के हिसाब से हमने आपको 5 बताया था। हालांकि हमने ये भी बोला था कि आप एसएम शुक्ला से 5 होता तो है, लेकिन आप जो है इसे 3 विधियों के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं जो बाकी किताबों में दिया रहता है, तो उसके हिसाब से भी आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जिस बात कर रहे हैं तो उस चैप्टर का नाम है, देखिए आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इसी के अंदर ही आपका साझेदारी भी आता है, जिसे हम लोग पिछले बार में समझा है। आज हम लोग इसी के अंदर आगे का टॉपिक समझ रहे हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक हम लोग जान रहे हैं वो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, इसको जानने वाले हैं कि उसमें क्या है। तो आज के लक्ष्य में हम लोग का क्या क्या चीजें होने वाला है, तो आज के इस क्लास में हम लोग इन 5 क्वेश्चन को तैयार करने वाले हैं। पहला, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, इसको देखा जाएगा। दूसरा, लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात, इन दोनों में अंतर हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। तीसरा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्या है, इसका आशय जानेंगे। ये क्वेश्चन जो ना वेरी शॉर्ट का है, ठीक है, इसको जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसके साथ ये भी समझेंगे विनियोग उच्चावचन कोष क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ये भी वेरी शॉर्ट का है। और फिर हम लोग जानेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन लास्ट वाले वेरी शॉर्ट के हैं। ऊपर के 2 क्वेश्चन आपका जो है वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं बताइए। देखिए पुनर्गठन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। अब जब रिकंस्ट्रक्शन की बात होगा तो आपको क्या पता चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन वर्ड जो है कंस्ट्रक्शन वर्ड से बना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण है और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पुनर्निर्माण है। ठीक है, अब यहां पर जानिएगा कि आपको जब पुनर्निर्माण की बात हो, रिकंस्ट्रक्शन की बात हो, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन पहले से होगा तभी ना, क्योंकि किसी भी चीज को दोबारा बनाने का मतलब यही कि वो चीज पहले से कुछ ना कुछ होगा तभी, है ना बात। तो यानी यहां पर फर्म का पुनर्गठन की जब भी बात होगा तो यानी उससे पहले ही जिस चीज का भी रिकंस्ट्रक्शन है, फर्म का रिकंस्ट्रक्शन यानी पुरानी फर्म होगा। अब होता क्या है, इसका मतलब अगर शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि फर्म को दोबारा से स्टार्ट करना। लेकिन दोबारा से स्टार्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि चलता फिरता फर्म जो है बंद कर दिया और फिर नए तरीके से स्टार्ट किया, ऐसे नहीं। बल्कि लेखांकन की पुस्तकों में फर्म को नया करना होता है, इसमें बना करके सारे चीज को फर्म को दोबारा से नया करना, किसमें, लेखांकन की पुस्तकों में। ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन होता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसको अगर आसान शब्दों में समझा जाए ना, तो ये पुनर्गठन में होता क्या है कि हमारा एक पहले से जो फर्म चलता है तो उसके पास अपना कुछ पुराना पार्टनरशिप डीड होता है। ठीक है, उसके पास अपना पुराना पार्टनरशिप डीड होता है। अब यही पार्टनरशिप डीड क्या हो जाता है, यही पार्टनरशिप डीड हो जाता है कैंसल यानी रद्द। ठीक है, जब भी फर्म का पुनर्गठन होता है तो यही पार्टनरशिप डीड क्या हो जाता है, कैंसल, रद्द हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन के सामने आपका क्या होता है, नया पार्टनरशिप डीड बन के तैयार होता है, नया साझेदारी संलेख बन जाता है और इस समय वही क्या होता है, वही आपका लागू हो जाता है। ठीक है, वही लागू हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग फर्म का पुनर्गठन करते हैं। जब
पुरानी साझेदारी संलेख को रद्द कर दिया जाता है और नया साझेदारी संलेख लागू होता है। ये किस वजह से लागू होता है, क्या कारण है इसका? कई कारण है। पहला ये है कि चलता फिरता फर्म, उसके विद्यमान साझेदार, मान लीजिए एबीसी 3 लोग हैं, वही लोग खुद चाहें कि चलो साझेदारी संलेख बदल लेते हैं, चीजें बदल लेते हैं, अपना समझौता चेंज कर लेते हैं। पहले हम लोग लाभ हानि कुछ और तरीके से बांटते थे, अब लाभ हानि कुछ और तरीके से बांट ले, तब फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरा, किसी साझेदार के प्रवेश पे फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। कैसे? जब नया साझेदार आएगा तो जाहिर सी बात है उसे जब आना होगा तो उसको लेकर के फिर एक नया पार्टनरशिप डीड चाहिए ना, जिसमें उसका भी रोल हो, तो फिर हमारा नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, फिर रिकंस्ट्रक्शन होगा। किसी साझेदार के जाने पर भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि वो जब जाएगा तो भी क्या होगा, हमारा पार्टनरशिप डीड पहले जो 3 का था वो चला जाएगा, तो अब 2 का बचेगा, तो इस कंडीशन में नया फिर से बनना है। तो इसी प्रकार से मृत्यु होने पर, 2 फर्मों का एकीकरण होने पर, ऐसे करके बहुत से कारण है जिस समय ये होता है। तो ये फर्म का पुनर्गठन आपको क्या समझ में आया? फर्म का पुनर्गठन पूरा ओवरऑल यही आपको समझ में आया कि फर्म का पुनर्गठन से आशय यही बोल सकते हैं कि पुरानी साझेदारी संलेख का रद्द होना, नई साझेदारी संलेख का स्थापित होना। इस कंडीशन से हमारा फर्म जो होता है ना, उसका अस्तित्व बना रहता है, उसका अस्तित्व नहीं बदलता। उसका अस्तित्व बना रहता है बाहरी लोगों के लिए, अंदर लेखांकन की पुस्तकों में वो नया हो जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग पूरा डिटेल से समझ लेते हैं। अगर आशय की बात करें तो सामान्य शब्दों में साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी समझौते में, ठीक है, किसमें? साझेदारी समझौते में किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। हमने बोला ना किसमें परिवर्तन होता है, तो साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है। यानी पुराना साझेदार, अब परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है 2 तरह का होगा, एक नया एक पुराना। तो पुराना वालों को रद्द करके नया वाला लगाना, यही हमारा फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। यही बात हमने पीछे भी समझाया। क्या बोलता है दूसरे शब्दों में, साझेदारी फर्म में किया गया कोई भी परिवर्तन जो फर्म के अस्तित्व को, ठीक है, फर्म के अस्तित्व को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंध को परिवर्तित करे, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कराता है। फर्म का अस्तित्व नहीं बदलेगा, बल्कि क्या बदलेगा? साझेदारों के संबंध, ठीक है, उसमें परिवर्तन होगा। और साझेदारों के संबंध तय कैसे होता है? जब साझेदार बैठ करके आपस में समझौता बनाते हैं तो उसी समझौते के बदौलत साझेदारों का बीच में आपसी संबंध बनता है। यानी साझेदारों के बीच का आपसी संबंध क्या है? समझौता है। और अगर उसमें परिवर्तन यानी समझौता में परिवर्तन, और समझौता क्या है? समझौता ही तो पार्टनरशिप डीड है, साझेदारी संलेख है। यानी उसमें परिवर्तन यानी साझेदारी संलेख में परिवर्तन, साझेदारी संलेख में परिवर्तन, इसी को हम लोग फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। यही बात यहां पर है। इस प्रकार आपका आगे क्या बोलता है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में फर्म का अस्तित्व बना रहता है तथा साझेदारी ठहराव में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन से वर्तमान ठहराव समाप्त होकर साझेदारों के मध्य एक नया ठहराव प्रारंभ होता है। यानी वर्तमान ठहराव का मतलब पुराना वाला, ठीक है, पुराना वाला समाप्त हो गया, और एक नया ठहराव का मतलब नया वाला संलेख, ये आपका लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्म के पुनर्गठन की सारी बातें हो गया अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं, आखिर में ये हो गया तो आखिर में इसकी अपनी विशेषता क्या है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की विशेषता क्या है? तो विशेषताओं में देखिए, सबसे पहला विशेषता क्या? ठहराव में परिवर्तन, यानी उनके बीच का संबंध बदलेगा, यही बात बोला है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से साझेदारों के मध्य किया गया ठहराव यानी समझौता परिवर्तित होता है, पुराना ठहराव समाप्त होकर नया ठहराव प्रारंभ होता है। ठीक है, दूसरा क्या? लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, जब भी ठहराव बदलेगा ज्यादातर चांसेस है लाभ विभाजन अनुपात भी बदलेगा। ठीक है, तो उसके वजह से भी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में साझेदारों को लाभ विभाजन अनुपात जो है परिवर्तित होता है। इसमें किसी एक साझेदार के लाभ में वृद्धि होती है, अन्य साझेदारों को लाभ जो है क्या होता है? अनुपात में कम होता है। अब यहां पर एक गड़बड़ किया, बोला किसी एक साझेदार के लाभ में वृद्धि होती है और बोला अन्य साझेदारों का अनुपात जो है उसी अनुपात में कम होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, बस यहां पर समझिएगा, इसमें कुछ साझेदारों के लाभ में वृद्धि होती है, कुछ साझेदारों के लाभ में कमी होता है, एक जरूरी नहीं है। अगर 50 साझेदार है तो हो सकता है कि उसमें से जो है ना 30 के जो है लाभ में वृद्धि हो, 20 की लाभ में कमी हो। बस इतना है कि लाभ में वृद्धि और लाभ में कमी जो भी अनुपात होगा इन दोनों का, वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, साझेदारों की संख्या घट बढ़ सकता है, लेकिन अनुपात जो होगा, जितना प्राप्ति हो रहा है यानी लाभ की वृद्धि जितना हो रहा है, उसी अनुपात में लाभ में कमी भी होगा। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में होता है। फिर इसके बाद बता रहा है क्या कि साझेदारों के संबंध में परिवर्तन, इससे क्या होता है? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में साझेदारों के मध्य संबंध परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ ही रहा है ऊपर से लेकर अभी तक। और फिर हमारा क्या नेक्स्ट बोलता है कि साझेदारों की संख्या में परिवर्तन, ये भी जो कि हर हालत में नहीं है। जनरली फर्म के पुनर्गठन पे साझेदारों की संख्या बदल जाता है। कब कब? जब नया साझेदार का प्रवेश हुआ, साझेदारों की संख्या बदला। और दूसरा, जब साझेदारों का जो है अवकाश ग्रहण हुआ, साझेदारों की संख्या बदला। तीसरा आपका क्या होगा? तीसरा तब होगा जब फर्मों का एकीकरण होगा, तब साझेदारों की संख्या बदलेगा। किसी साझेदार की मृत्यु होगी तब साझेदार की संख्या बदलेगा। तो ज्यादातर टाइम यही होता है, इसलिए समानता ये बोल सकते हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से समानता साझेदारों की संख्या भी परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पे समानता वर्ड जोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्म का पुनर्गठन हो और साझेदारों की संख्या ना बदले। वो कब होगा? जब पहले से मौजूद साझेदार आपस में ही संबंध बदल ले, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन होगा तब। ठीक है,
तो उस समय संख्या नहीं बदलता है, इसलिए हमने समानता वर्ड बोला। इसमें नए साझेदार के प्रवेश से साझेदारों की संख्या में वृद्धि होती है तथा पुराने साझेदारों की सेवानिवृत्ति यानी अवकाश, ठीक है, या मृत्यु से साझेदारों की संख्या में कमी होती है, ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर दिया। और अगला फर्म का अस्तित्व। अब आप जानते हैं कि पुनर्गठन से फर्म के अस्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से फर्म का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, फर्म जो है पुनर्गठित होकर वापस से अपना कार्य चालू कर देता है, ठीक है, यानी बोल दीजिए कि उसका कार्य चालू रहता ही है, ठीक है, पुनर्गठित होकर वो अपना कार्य चलाने लगता है। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में बात, फर्म के पुनर्गठन के बारे में हम लोग जान गए और उसकी विशेषता समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात क्या करता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात ये क्या है, इन दोनों में अंतर बताइए। तो देखिए लाभ प्राप्ति अनुपात का मतलब समझिएगा लाभ में वृद्धि का अनुपात, हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात का मतलब क्या हो गया, लाभ में वृद्धि का अनुपात, ठीक है, ये हो गया बात। और अगर हम दूसरी बात बोलें, त्याग अनुपात बोलें, तो त्याग अनुपात का मतलब क्या हो गया, लाभ में कमी का अनुपात, ठीक है। ये आप आसान शब्दों में इसको समझ सकते हैं। मतलब जब भी हमारा पुनर्गठन होगा फर्म का, जब भी हमारे साझेदारों के मध्य जो है उनका लाभ हानि अनुपात बदलेगा, तो जाहिर सी बात है कोई साझेदार का लाभ बढ़ जाएगा, तो जिस साझेदार का लाभ जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसी वृद्धि अनुपात को हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहेंगे। और कुछ साझेदार का लाभ कम हो जाएगा, तो जिस साझेदार का लाभ जिस अनुपात में कम हो रहा है उसी अनुपात को हम लोग त्याग अनुपात कहेंगे, यही मतलब है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। तो देखिए जब भी हमें अंतर लिखना है, अगर मान लीजिए वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है और हमें अंतर लिखना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन का अंतर लिखते समय आपको एक बात हम समझा दे रहे हैं, उस चीज को याद रखिएगा। क्या करना होगा, हमेशा अंतर लिखने से पहले उन दोनों का आशय जरूर लिख दीजिएगा, फिर जाके अंतर लिखिएगा, तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 में से 5 मिलेगा, वरना आप जितना भी सही कर लो आपको 4 साढ़े 4 नंबर ही मिलेगा। अगर 5 में से 5 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन हाँ वेरी शॉर्ट में मत कीजिएगा ऐसा, वेरी शॉर्ट में आप डायरेक्ट अंतर लिख सकते हैं। शॉर्ट में और लॉन्ग में जब भी अंतर पूछेगा तो पहले उन दोनों का आशय लिखिए, फिर जाके अंतर लिखिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप चाहते हैं कि आपका आधा नंबर भी ना कटे तो आपको ये काम करना होगा, ठीक बात। अब ये देखिए क्या होगा, कैसे, तो पहला हम लोग त्याग अनुपात की बात करें तो त्याग अनुपात क्या होता है, तो लिखा है पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की वजह से किसी साझेदार के लाभ में हिस्से की अनुपातित कमी, ठीक है, क्या आया, कमी हुआ ना, कमी को त्याग अनुपात कहते हैं, अर्थात यह साझेदारों के द्वारा अन्य साझेदारों के लिए त्याग किया जाने वाला अनुपात है। बात समझ में आ गया, यही बात तो हमने बोला ना, कमी को, कमी के अनुपात को, ठीक है। फिर इसके बाद बोला दूसरे शब्दों में त्याग अनुपात पुराने तथा नए विभाजन लाभ अनुपात का अंतर होता है, ठीक है, पुराने अनुपात तथा नए लाभ विभाजन अनुपात का अंतर होता है। और इसी के हिसाब से ये फॉर्मूला बना है क्या, कि त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात, ठीक है, पुराना लाभ विभाजन अनुपात, इसको जो है ना आप ऐसे कर लो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात लिख लो, वो ज्यादा सुटेबल होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है। तो लाभ हानि त्याग अनुपात बराबर क्या होगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगर हम लोग शॉर्टकट में इसको बोले तो इस तरह से लिख देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोग शॉर्टकट में एकदम याद करने के लिए SON कहते हैं, इससे ये फॉर्मूला हमेशा याद रहता है, ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, इस अनुपात का उपयोग त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य ख्याति के विभाजन के लिए किया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, त्याग अनुपात क्यों निकाला जाता है, ख्याति के विभाजन के लिए। जो साझेदार लाभ प्राप्ति करता है वो ख्याति देता है, और जो साझेदार त्याग करता है उसे ख्याति प्राप्त होती है, तो ख्याति के बंटवारा के लिए इन्हीं दोनों अनुपात का प्रयोग होता है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात त्याग अनुपात के ठीक विपरीत होता है, यानी जब पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से यदि किसी साझेदार के लाभ में वृद्धि, ठीक है, आ गया ना, लाभ में वृद्धि होती है तो इसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। तो इसे की जगह लिखेंगे इसी वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, या इसी अनुपातिक वृद्धि को हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहेंगे, यही बात हो गया। अब लाभ प्राप्ति अनुपात का यहाँ पे सूत्र दे दिया कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये हमारा इसका सूत्र हो गया। अब बोला क्या कि यह अनुपात ख्याति को साझेदारों के अवकाश ग्रहण, मृत्यु आदि के समय विभाजन करने के लिए किया जाता है। तो ये भी ख्याति के विभाजन का ही काम होता है, तो दोनों अनुपात ख्याति के लिए, त्याग अनुपात से ख्याति मिलता है, लाभ प्राप्ति अनुपात में ख्याति दिया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गया, तो ये आपको इन दोनों के बारे में पता चला। अब हमें मिलनी पूछा था अंतर, तो अंतर देख लीजिए, अंतर क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर और त्याग अनुपात में अंतर। तो यहाँ पे लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में बोला, यहाँ पे त्याग अनुपात बोला, अंतर का आधार है। तो पहला अंतर का आधार आशय, अब दोनों का आशय आपने जाना, फिर से देख लीजिए यहाँ पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु होने पर शेष साझेदारों के लाभ में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। और किसी साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों में होने वाले लाभ की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं, ठीक है। जनरली त्याग अनुपात प्रवेश के टाइम ही गणना किया जाता है, और प्राप्ति अनुपात जो है आपका कब,
अवकाश ग्रहण या मृत्यु के टाइम पे गणना किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर अंतर जो पढ़ाया जा रहा है उस अंतर में क्या है, यहाँ पे अवकाश ग्रहण और मृत्यु लिखा है, यहाँ पर प्रवेश लिखा है ना बात, इसीलिए लिखा है क्योंकि मेनली इनका इसी टाइम पे गणना होता है ना बात। फिर अगला क्या है, आवश्यकता। किस लिए आवश्यकता होता है, ख्याति के लिए। तो यहां पर बोला लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु पर आवश्यक होती है। कब किसकी आवश्यकता होती है। त्याग अनुपात की गणना क्या है, क्या त्याग अनुपात की गणना साझेदार के प्रवेश पर आवश्यक होती है। ठीक है, ये अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर, ये प्रवेश पर आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट, उद्देश्य क्या होता है। इसकी गणना का उद्देश्य अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की प्रीमियम यानी ख्याति का भुगतान से साझेदारों द्वारा करना होता है। इसके हिसाब से ख्याति का भुगतान से साझेदार करते हैं इसी अनुपात में, और यहाँ पर ख्याति का बंटवारा करते हैं। इसकी गणना का उद्देश्य नए साझेदार द्वारा लाभों का प्रीमियम यानी ख्याति की राशि का विभाजन पुराने साझेदारों द्वारा करना होता है। ठीक है, फिर गणना की विधि। क्या गणना की विधि, यानी सूत्र की बात देख लिया जाए तो यहाँ पर बोला कि इसकी गणना विद्यमान साझेदारों के नए अनुपात में उनका पुराना अनुपात घटाकर किया जाता है, यानी सूत्र ही समझ लीजिए। और इसकी गणना पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में नया अनुपात घटाकर किया जाता है, और इसी चीज को यहाँ पर सूत्र के द्वारा समझाया हुआ है। ठीक है, लाभ प्राप्ति अनुपात शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में वृद्धि करता है। अच्छा, प्रभाव बताया। ठीक है, लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या होता है, लाभ में वृद्धि होता है, और त्याग अनुपात से क्या होता है, त्याग अनुपात से हमारा लाभ की कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर लाभ कम हो रहा है, यहाँ पर लाभ में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो ये हो गया इनके बीच का अंतर। अब नेक्स्ट बात, अच्छा अभी और क्या, राशि का उल्लेख की बात किया जाए तो लाभ प्राप्ति अनुपात की राशि विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है। अच्छा, ये जनरल एंट्री के हिसाब से समझा दिया है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल होता है ना, तो गेनिंग पार्टनर क्या डेबिट हो रहा है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, यही बताया गया। अब प्रयोग कब किसका होता है, तो देखो भाई बताया है इसका प्रयोग कब होगा, सेवानिवृत्ति यानी अवकाश ग्रहण और मृतक यानी मृत्यु के समय जो है किया जाता है। किसके लिए, ख्याति की क्षतिपूर्ति के लिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रयोग जो है साझेदार द्वारा, कब, नए साझेदार द्वारा। ठीक है, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में बांटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इनका प्रयोग हो गया, है ना बात। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे 7 अंतर है। लॉन्ग के लिए एकदम परफेक्ट है। अब ये लॉन्ग में भी पूछा जाता था, जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट में पूछेगा 3 अंतर लिखेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो अगर आपने आशय दे दिया है तो केवल 5 अंतर लिखेगा, और अगर आशय नहीं दिया तो आप 7 के 7 अंतर लिखेगा। और लॉन्ग में पूछेगा तो आपको 7 अंतर और आशय ये पूरा याद रखना है। तो जाहिर सी बात है, आप लॉन्ग के हिसाब से याद कीजिए तो अपने आप हर जगह वो काम दे देगा। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से क्या आशय है। ये अपना न्यूमेरिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसकी थ्योरी पूछी जाती है कि इसका आशय बताए कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्या है। तो चलिए ये बात समझिएगा, इसको क्या कहता है। तो देखिए, कर्मचारी जिसको हम लोग कामगार भी कह सकते हैं, क्षतिपूर्ति संचय का निर्माण संस्था में कार्यरत कामगारों यानी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए फर्म के लाभों में से किया जाता है। कामगारों की क्षतिपूर्ति के दावे की राशि ना होने पर अथवा दावे की राशि कम होने पर इस संचय का जो शेष भाग होता है वो साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अंतरित कर दिया जाता है, यानी उनको बांट दिया जाता है। यदि कामगारों की क्षतिपूर्ति के दावे की राशि संचय की राशि से अधिक हो जाती है तो अंतर की राशि पुनर्मूल्यांकन खाता, क्योंकि वो हानि हो गया, के माध्यम से साझेदारों के पूंजी और चालू खाते के अंदर जो है समायोजित की जाती है। और इस संबंध में जनरल एंट्री निम्नानुसार होगा, जो हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि थ्योरी के तौर पर पूछा गया। अगर तो बात क्या समझ में आ रहा है, बात यही नहीं समझ में आ रहा कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्या होता है। कर्मचारियों को होने वाली क्षतिपूर्ति को प्रदान करने के लिए संचय निर्माण किया जाता है, और किसी भी संचय का निर्माण जो है लाभों में से काट करके किया जाता है, तो इस भी संचय को लाभों में से निकाल करके किया जाता है। ठीक है, और जब संचय किया गया है तो उसके विरुद्ध दावा होता है। तो दावा अगर हमारा संचय के से कम है या ना है तो जो भी शेष होगा सब साझेदार आपस में बांट लेंगे, और अगर उससे ज्यादा है तो हानि हो गया, हानि होगा तो वो पुनर्मूल्यांकन खाते में चला जाएगा। ठीक है, और फिर पुनर्मूल्यांकन हानि को पूंजी खाते या चालू खाते में बांटते ही बांटे। इसी तरह अब हमारा एक और होता है विनियोग उच्चावचन। ठीक है, विनियोग उच्चावचन कोष, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ये क्या होता है, देखिए इसको समझिए क्या बोलता है कि फर्म की लेखा पुस्तकों में विनियोग का लागत मूल्य दर्शाया जाता है। ठीक है, लेखा पुस्तकों में लागत मूल्य भी इसको कह सकते हैं, या इसको हम लोग पुस्तकीय मूल्य भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पुस्तकीय मूल्य, पुस्तकीय मूल्य ये भी हम लोग कह सकते हैं। ये हमारा दिखाया रहता है बुक वैल्यू, जबकि इसका बाजार मूल्य, ठीक है, इसका बाजार मूल्य हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जब भी हमारा विनियोग होता है, विनियोग हमेशा बाजार में उसका चेंज होता रहता है। जैसे अगर शेयर में लगा दिया है या डिवेंचर में लगा दिया है, इस प्रकार की कोई प्रतिभूति में लगाया गया है, तो जानते हैं कि इनका दाम हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ठीक है,
जबकि हमने जब उसको लगाया है, जब उसका हम लागत की बात करें तो लागत तो स्थिर है, यानी हमने जितने में खरीदा वो उतना वो फिक्स है, लेकिन उसके अलावा हमारा बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसे में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विनियोग के लागत मूल्य में हुई कमी की पूर्ति के लिए फर्म अपने लाभ से कुछ राशि अंतरित कर विनियोग उच्चावचन संचय का निर्माण करता है। तो इस वजह से विनियोग जो घटता बढ़ता रहता है, उस घटने बढ़ने की वजह से अगर मान लीजिए घट गया तो हानि हो जाएगा ना, हानि, उस हानि को बचाने के लिए अपने लाभ में से निकाल करके कुछ संचय रखा जाता है कि अगर हानि होता है तो उस हानि को इस संचय से पूरा किया जा सके, इसीलिए इस संचय का निर्माण होता है, ठीक है। विनियोग उच्चावचन संचय या फिर कोष भी बोल सकते हैं, जहां संचय वहां कोष वर्ड यूज हो सकता है, तो डरिएगा मत कि ये सर यहाँ पे संचय आप बता रहे हैं वहां पे कोष था, बात एक ही है। का उल्लेख चिट्ठे के दायित्व पक्ष में होता है, हर संचय हर कोष का उल्लेख चिट्ठे के दायित्व पक्ष में होता है, ठीक है, तथा इसका उपयोग विनियोग के मूल्य में हुई कमी की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस संबंध में की जाने वाली जनरल प्रविष्टियां को निम्नलिखित 3 भागों में स्पष्ट किया जाता है। तो यहां से यहां तक आपको नहीं देखना है क्योंकि ये जनरल की बात है, और जनरल आपको जो है जब आप बैच वैच में पढ़े होंगे, डिटेल में आपने इसको देखा होगा, जहां पे पढ़ाएगा तो वहां पे आपने देखा होगा, ठीक है। जो हम लोग पूरा का पूरा लेकर चले हैं सीरीज, उसमें भी इसके बारे में समझाया गया, तो वहां पे आपने देखा होगा, जाना होगा, ठीक है। बात नेक्स्ट बात, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। अब देखो भाई, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है इसको समझ लीजिए। तो आपको पता ना कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्म का पुनर्गठन पढ़ रहे हैं ना, फर्म का पुनर्गठन हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं बात, यही ना देख रहे हैं। अब फर्म का पुनर्गठन में हमारा क्या होता है, हमने आपको बताया कि यहां पर लेखा पुस्तकों में फर्म नया होता है, लेखा पुस्तकों में, ठीक है, लेखा पुस्तकों में फर्म को नया किया जाता है एक तरह से, है ना बात, यही ना हो रहा है, लेखा पुस्तकों में फर्म को नया करना है। अब जब नया हो रहा है तो जाहिर सी बात है सारी चीज नया होगा, जो संपत्तियां वो भी नहीं होगा, जो दायित्व वो भी नया होगा। तो संपत्तियां और दायित्व कैसे नया होगा, तो संपत्तियां और दायित्व नया करने मतलब ये नहीं कि उनको बेच दो फिर नया खरीद लाओ, नहीं, उनको जिस डेट पर पुनर्गठन है उस डेट पर उनकी वैल्यू दोबारा से निर्धारित होती है, उनका रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन उनका किया जाता है, बात समझ में आया। और जब भी पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा किसका, संपत्तियों का, ठीक है, और किसका, दायित्वों का, संपत्तियों और दायित्वों का क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। और जब भी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तो भाई एक बात, सीधी सी बात है कि हमारा क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन करने पर हमारा या तो संपत्ति बढ़ेगा, ठीक है, या तो संपत्ति बढ़ेगा या तो संपत्ति घटेगा, यही 2 चीज होगा ना। और इसी तरह अगर दायित्व की बात करें तो दायित्व भी या तो हमारा दायित्व बढ़ेगा या तो दायित्व घटेगा, या तो हमारा दायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, या तो हमारा दायित्व घटेगा, है कि नहीं बात। अब आप खुद बताओ ये बातें कि संपत्ति बढ़ने, संपत्ति घटने, या दायित्व बढ़ने, दायित्व घटने से लाभ या हानि कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, होगा ना। जैसे संपत्ति बढ़ा तो हमें पता है लाभ होगा, ठीक है, दायित्व, संपत्ति घटा तो हमें पता है कि हानि होगा, दायित्व बढ़ा तो हमें पता है कि हानि होगा, और दायित्व घटा तो हमें पता है लाभ होगा। अब इसका प्रभाव लाभ या हानि हो रहा है, तो इसी संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि की गणना करने हेतु जिस खाते को बनाया जाता है उसी खाते को पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। आप समझ में आए, फर्म के पुनर्गठन के समय फर्म के संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि की गणना करने हेतु जिस खाते को बनाया जाता है उस खाते को पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। यही बात यहां पर आपको समझना है, ठीक है, जिसको हमने यहां पर सारी बातें समझाया। और ये क्या है, ये क्योंकि लाभ और हानि की गणना करना है ना, तो ये कौन सा खाता है, ये एक नाम मात्र खाता है। जो भी खाता हमारा लाभ हानि निकालता है, लाभ हानि की गणना करता है, वो खाता नाम मात्र खाता होता है, चाहे पुनर्मूल्यांकन खाता हो, चाहे इसके बाद आप वसूली खाता पढ़ेंगे समापन में, ठीक है, फर्म का समापन बोलिए या फर्म का विघटन बोलिए, उसमें वसूली खाता बोलेंगे, वो भी लाभ हानि निकालता है, वो भी नाम मात्र खाता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, सकल लाभ सकल हानि निकालता है, वो भी नाम मात्र खाता है। क्लास 11th में आपने लाभ हानि खाता भी पढ़ा था, ठीक है, वो भी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना करता है, वो भी नाम मात्र खाता है। क्लास 12th में आकर आपने लाभ हानि नियोजन खाता भी पढ़ा था, वो भी आपका विभाजन योग्य लाभ या विभाजन योग्य हानि निकालता है, तो वो भी क्या है, वो भी आपका नाम मात्र खाता है। तो जिस भी खाते से लाभ या हानि की गणना होती है वो खाता नाम मात्र खाता होता है, ठीक है, क्लियर बात। अब इसी चीज को देखिए यहां पर समझाया हुआ क्या बोला है, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में समायोजन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि समायोजन खाता खोला जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में कमी, अब बता दिया फॉर्मेट के हिसाब से डेबिट में किया जाता है, क्रेडिट में किया जाता है।
तो इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में हुई कमी, अलिखित दायित्व और दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि जाता है। क्यों? क्योंकि इन सबसे हानि होगा। ठीक है, यहां से आप देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक जो भी बात है, ये सारी की सारी बातें क्या, ये सारी की सारी बातें हानि है। तो डेबिट पक्ष में क्या आ जाता है, डेबिट पक्ष में हानि जाता है। ठीक है, तथा क्रेडिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और जो है अलिखित संपत्तियां तथा दायित्वों के मूल्य में हुई कमी जाता है। तो यहां से यहां तक क्या, ये सारे के सारे लाभ है। तो क्रेडिट में क्या जाता है, लाभ जाता है। ठीक है, दर्शाए जाते हैं। इसका शेष विद्यमान साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित होता है। यानी कुल मिला के ये देखा जाए कि पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष यानी उसका लाभ या उसका हानि, पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या होने वाले हानि को किस अनुपात में बांटा जाता है, तो पुराने अनुपात में बांटा जाता है। किस साझेदार में बांटा जाएगा, अगर ऑप्शन ऐसे पूछ दिया किस साझेदार में बांटा जाएगा, तो पुराने साझेदार में बांटा जाएगा। ठीक बात। और इसके लिए जनरल एंट्री आपको नहीं देखना क्योंकि ये थ्योरी है, तो इस लाइन को हटा दें। बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता, इसके बारे में भी हमने आपको सारी बातें समझा दी। ठीक है बात। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने जो है 5 और क्वेश्चंस को जाना। ठीक है, 5 और क्वेश्चंस को जाना, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ना। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन कौन से हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। आप इनको प्रीवियस ईयर से अगर मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा समझा जाना, अच्छे तरीके से तैयार करते चलिए, बढ़िया तरीके से याद करते चलिए। आपका बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। तो आपको करना क्या है, रिवीजन करके याद कर लेना है। ठीक है, रिवीजन करके याद करना है। सभी लोग जबरदस्त तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। बात क्लियर है। तो आज की इस क्लास में यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ जबरदस्त वापस से और चीजों को लेकर के आएंगे, और वहां पे कुछ और बातें, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे, उसके आंसर्स दिखाएंगे। तब तक के लिए, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।